पाकिस्तान ऐसी कंट्री है। हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान यूएई की रिलेशन की और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की। पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जिसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से फॉरेन रिलेशंस को रखा जाता है। भीख मांगने की आदत है। 75 साल इंडिपेंडेंट के हो गए, लेकिन पाकिस्तान आज भी अपनी कंट्री के, अपने लोगों के भले की बात नहीं सोच सका। झूठ पाकिस्तान जगह जगह से भीख लेता है, पैसे लेता है। जैसे पाकिस्तान IMF से पैसे ले रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहा है। अभी वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान के अंदर आए थे, तो पाकिस्तान ने उनको बग्गी में बिठाया, गुरुद्वारे के दर्शन कराए, क्योंकि वो इंडियन थे, सिख थे, और उनकी जो बर्थ की प्लेस थी या उनकी जो खानदानी जगह थी वहां पे दे गए गांव के अंदर। और गाने बजाए बड़े बड़े कि दूल्हा आया फलाना, कुछ इस टाइप के गाने, हिंदी फिल्मों में गाने बज रहे थे उनको खुश करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को भीख मांगने की आदत है और वो सोचता खुश करके किसी को ले लूं। पाकिस्तान ने $50 बिलियन देने हैं चाइना के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं उसने यूएई के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं उसने सऊदी के। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से हैंडल करता है, प्रॉब्लम फंस जाता है। पीछे पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया सऊदी के साथ कि हम आपकी डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिट गया, उसको लगा कि सऊदी को मिला लूंगा साथ में तो मैं बच जाऊंगा। और सऊदी को जरूरत थी इसलिए क्योंकि उनका एक वार चल रहा था पड़ोस के अंदर, यमन के अंदर हूदी के साथ। लेकिन बीच बीच में सऊदी और यूएई के कुछ डिफरेंसेस थे, कोई लड़ाई भी हो गई उनकी आपस के अंदर। तो जब सऊदी के साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया तो इंडिया ने यूएई के प्रेसिडेंट को इंडिया के अंदर बुलाया 2 घंटे के लिए और एग्रीमेंट साइन कर लिया, डिफेंस का कर लिया, डील कर ली कि हमारा बिजनेस पे हम इंक्रीज कर देंगे $300 बिलियन तक, कुछ अगले साल तक, कुछ सालों तक। तो सऊदी भी घबरा गया कि अब तो इंडिया इनकी तरफ आ गया, यूएई की तरफ। उसके बाद इंडिया के NSA वो सऊदी के अंदर गए, क्योंकि सऊदी टर्की के साथ मिलकर के एक इस्लामिक नाटो बना रहा था। जब ये बात हुई तो इंडिया के साथ इजराइल भी आ गया। इजराइल ने कहा जी आप अपना सामान मैं बनाना चाहता हूं इंडिया के अंदर, यूएई फंड करेगा और इंडिया के अंदर सामान बनेगा, तो तीनों का अलाइनमेंट हो गया। तो जब टर्की इनको ज्वाइन करने लगा नाटो के अंदर, इस्लामिक नाटो में, तो ग्रीस के साथ भी हमारी बातचीत हो गई। ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर आ गए। सबसे जो बड़ा दुश्मन है टर्की का वो है ग्रीस। ग्रीस हेट करता है टर्की को और अर्मेनिया भी उसको हेट करता है, तो इंडिया आज अर्मेनिया के साथ भी खड़ा है। लेकिन जब ग्रीस के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए तो टर्की की घंटी बज गई, जब तो इंडिया के साथ इनके साथ खड़ा हो गया। और ग्रीस यूरोपियन कंट्री है, टर्की यूरोप से बाहर पड़ता है, दोनों नाटो के मेंबर है। तो टर्की ने इस्लामिक नाटो से बाहर निकल गया, खत्म हो गया इस्लामिक नाटो। फिर हमारे NSA चले गए सऊदी के अंदर, और सऊदी के अंदर जाके अजीत डोभाल 5 दिन तक रहे, उनके NSA से मिले, डिफेंस चीफ से मिले, सब कुछ बात की। वहां से उन्होंने पूरी डिटेल ली कि आपने किस टाइप का एग्रीमेंट किया, इससे इंडिया को नुकसान हो सकता है। तो इंडिया ने वहां से ऑयल लेना बंद कर रखा था उससे पहले कि $3 बिलियन का ऑयल हम यूए से ले लेंगे। तो सऊदी ने कहा कि भाई हमारी कोई जरूरत है पाकिस्तान को, जो भी बात हुई आपस के अंदर, नेचुरली आप सोच सकते हैं क्या बात हुई होगी। लेकिन फिर हमने उनसे ऑयल भी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि रशिया से हम ऑयल कम कर रहे हैं, हमने उसको वीडियो बनाया भी रिसेंटली, क्यों कम कर रहे हैं ऑयल उससे लेना। तो उसके साथ साथ हमारी वहां पे बात हुई कि हम ना तो आपके खिलाफ है, ना हम खिलाफ है यूएई के, ना किसी और के, लेकिन हमारी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। और साथ ये भी वहां बात की कि एक लाइन है, ट्रेड रूट है जो इंडिया से जाएगा यूएई के अंदर, यूएई से सऊदी में, सऊदी से इजराइल में, इजराइल से ग्रीस में और यूरोप के अंदर, उसकी बात कर ली, जिसके ऊपर पहले बात हुई थी। ट्रंप भी वहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो सऊदी ने अपने रिलेशंस को नॉर्मल करने की बात की कि हम आपसे रिलेशंस को नॉर्मल करना चाहते हैं। लेकिन इस बात से पाकिस्तान को यूएई ने बदला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सऊदी के साथ एक डील कर दी थी, डिफेंस की डील। तो सऊदी ने पाकिस्तान से कहा, यूएई ने पाकिस्तान से कहा जी आपके, क्योंकि पहले क्या था, जब पाकिस्तान बात करता था लोन तो दे नहीं पाता कि रोल ओवर कर दो लोन को सऊदी और यूएई को। तो अब यूएई ने कहा कि हम रोल ओवर नहीं करेंगे, आपने हमारे $3 बिलियन देने, आप हमारे $3 बिलियन दीजिएगा एट द रेट ऑफ 6.5% और 1 महीने के अंदर वापस कर। तो पाकिस्तान की घंटी बच गई। तो इसी पे चर्चा करने के लिए मैं तो खैर बोलता रहूंगा, कई बातें करता रहूंगा, उदय शंकर पानी से पूछूंगा कि पाकिस्तान का जो आज हाल है किस तरीके का हाल है, और यूएई ने जिस तरीके से पाकिस्तान को झटका दिया है, पाकिस्तान का क्या होगा। सर पाकिस्तान ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा,
और बेसिकली क्या है, उसकी नींव कमजोर है, और उसकी नींव कमजोर है बिकॉज झूठ पे भरोसा करते हैं। वो झूठ की दुनिया में रहता है पाकिस्तान, वो रियलिटी को फेस ही नहीं करते। वो लोग खाली अपने आप से झूठ बोलते हैं। जो अपने आप से झूठ बोलता है सर, उसका कोई इलाज नहीं है। और जहां तक हिंदुस्तान है, ये हमारे मोदी जी महा फ्लर्ट आदमी है, वो हर कंट्री के साथ अपना इश्क जमा के रखते हैं। तो उनका तो ये है कि भैया तू नहीं तो और सही। वो अगर सपोज सऊदी ने कुछ कह दिया, ठीक है, सऊदी के साथ दोस्ती थी, बड़ा प्यार मोहब्बत थी, लेकिन थोड़ा दगा दिया तो चल भैया तू नहीं तो और कोई यूएई को ले आए। तो इस तरह से इनकी पब्लिक रिलेशन बड़ी जबरदस्त है मोदी जी की। और हर देश को वो बाकायदा उनकी फाइल रहती है उनके पास कि भैया कैसे पनिशमेंट देनी है, और अगर वो नहीं तो उनके कौन दुश्मन है, वो हमारे अचानक दोस्त आ जाते हैं, वो हमारे एकदम फेवर में आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ अच्छी डील बन जाती है, वो लोग अच्छा बिजनेस करना शुरू करते हैं। तो इकोनॉमी इज द मोस्ट लीथल बॉम्ब, मोस्ट लीथल बॉम्ब, और जिसके थ्रू आप किसी भी देश को अपने घुटने पे ला सकते हैं। दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग टू ऑल द कंट्रीज इन जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स के अंदर अपने पैर हमारे मजबूत रहें, उस चक्कर में द वे वी आर यूजिंग इकोनॉमी, द वे वी आर यूजिंग गुडविल ऑल्सो। हर देश के साथ गुडविल है। माने इंडिया देखो अभी अपने नेबर्स के साथ भी कितनी वो, अभी बांग्लादेश के साथ, हालांकि बांग्लादेश का इतना बुरा बिहेवियर रहा, उसने हिंदुस्तान के साथ इतनी छल कपट किया कि उसके बावजूद भी आज हम प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। बांग्लादेश आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम चाहते हैं कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अगर कल तुमने कुछ किया तो मेरे भाई तुम्हारी किस तरह से कौन से नफ्स को दबाना वो हमको पता है सारा। दैट इज उधर मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक्चुअली क्या है, गल्फ के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस हैं, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, और गल्फ पे हम डिपेंडेंट भी है। पहले बहुत डिपेंडेंट थे, गल्फ से ऑयल लेते हैं, और पहले भी कई बार लोग बात करते थे आप सऊदी को नाराज नहीं कर सकते, यूएई को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहां से ऑयल लेते हैं। लेकिन मोदी के आने के बाद जो हमने ऑयल के रिसोर्सेज से उनको हमने डिफरेंशिएट किया, बांट दिया जगह जगह के अंदर। अफ्रीकन कंट्री से भी ऑयल ले रहे हैं, हम ईरान से भी ऑयल लेते थे, फिर रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, साथ में साउथ अमेरिकन कंट्री से भी ऑयल ले रहे हैं, हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट है। और साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उन्होंने गल्फ के साथ रिलेशंस को अच्छा डेवलप किया, और गल्फ ने रिकॉग्नाइज करके उनको हर एक गल्फ कंट्री ने जहां पे गए, चाहे सऊदी हो चाहे यूएई हो, उन्होंने इनको हाईएस्ट रिवार्ड दिया। ईरान के साथ भी रिलेशन अच्छे, क्योंकि आप बैलेंस रखना जानते हैं। अगर पीएम मोदी सऊदी में जाते, जैसे अजीत डोवाल इस टाइम पे गए थे सऊदी के अंदर, तो हमारे डिप्टी एनएस चले गए थे ईरान के अंदर। जब पीएम मोदी इजराइल में गए तो जो आपका पैलेस्टाइन के जो प्राइम मिनिस्टर उनको इंडिया बुला लिया, और जब पैलेस्टाइन गए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुला लिया। तो इस इंडिया से किसी को नुकसान नहीं है, हम बैलेंस करके रखते हैं, एक की तरफ झुक करके, सारा झुक करके उस तरफ नहीं लेट जाते जैसे पाकिस्तान करता है। इसलिए पाकिस्तान आज प्रॉब्लम में फंस गया। अब यूएई ने तो कह दिया पैसे दो, अब पाकिस्तान दर के ठोकरे खा रहा है, किससे मांगो किससे मांगो। सऊदी देगा नहीं देगा, कितने पैसे देगा, क्योंकि किसी के पास पैसे फालतू नहीं होते, हर एक की इन्वेस्टमेंट होती है, हर एक का पर्पस होता है। जो पैसे देते तो उसको पता हो कि मुझे वापस देगा तो ही दूंगा। अब देखिए मेन बात क्या है कि $3 बिलियन यूएई ने मांग लिए, यानी कि यूएई आगे से पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, क्योंकि पैसे मैच्योर हो गए, तो उनको 6.5% का इंटरेस्ट भी देना है। चाइना देगा तो इससे ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देगा। लेकिन साथ में यूएई ने क्या किया, उसने जो पाकिस्तान के नेशनल्स का जो ट्रांजिट वीजा था उसको सस्पेंड कर दिया, और अगर कोई पाकिस्तान का जो नेशनल है वो यूएई में जाएगा, दुबई तो लोग जाते रहते हैं, और वहां से उसको अलग जगह पे जाना है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकता, तो वहां पे लोग फंस जाएंगे। अगर किसी और जगह से आया और उसको वहां पे सऊदी के अंदर, यूएई के अंदर है या दुबई में है, तो पाकिस्तान की कनेक्टिंग फ्लाइट में टाइम लगता है, तो उसको वहीं पे एयरपोर्ट पे बैठना पड़ेगा, तो कोई होटल में रह सकता, किसी रिश्तेदार के पास नहीं जा सकता। एक ये प्रॉब्लम होगी। फिर 36,000 लोग इस टाइम पे गल्फ से पाकिस्तानी, उनको निकाल दिया गया कि आप जाओ भागो यहां से। सऊदी ने भी निकाल दिया, क्योंकि ज्यादातर जो भीख मंगे थे पाकिस्तानी वो सऊदी के अंदर थे, तो इससे पाकिस्तान का और बैंड बन गया। तो इसके साथ साथ यूएई ने क्या किया, यूएई ने एक एयरपोर्ट लेना था इस्लामाबाद का,
क्योंकि पाकिस्तान अपना एयरलाइंस भी बेच रहा है, एयरपोर्ट भी बेच रहा है। तो यूएई ने आकर के अगस्त में पाकिस्तान के साथ डील कर ली कि मैं आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट ले लूंगा, वो चलाऊंगा मैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने यूएई को धोखा देके सऊदी के साथ डील कर ली, तो उसने इस डील को भी कैंसिल कर दिया। अब पाकिस्तान फंसा हुआ है, मैं क्या करूं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ना कोई वहां पे लोन देना चाहता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इस टाइम पे बुरी तरह से फंस चुका है। और एक और बात है कि अगर 1 करोड़ इंडियंस रहते हैं आपके गल्फ के अंदर, तो मुझे लगता है कि कम से कम 30-40 लाख तो पाकिस्तानी होंगे गल्फ के अंदर। अब यूएई कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को धीरे धीरे छटनी कर दूंगा, यानी कि इनको निकाल दूंगा। पाकिस्तान की वैसी इकोनॉमी बहुत खराब है, इनके लोग जाते हैं यूएई, मेन जाते हैं इनके लोग यूएई और सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं वहां पे। और अब अगर वहां से लोगों को निकालना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर भूखमरी पड़ जाएगी, लोग बिल्कुल मर जाएंगे। वहां पे पहले इकोनॉमी खराब है, और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। एक तो इनको रेमिटेंस नहीं आएगी। देखिए, इंडिया को जो रेमिटेंस आती है वर्ल्ड से, वो आती है अराउंड $140 बिलियन, और पाकिस्तान का जो बजट है वो $70 बिलियन का है। मतलब हमें जो रेमिटेंस आती है उससे आधा है पाकिस्तान का बजट। और इसी तरीके से जो बांग्लादेश का बजट है वो है $69 बिलियन का। यानी कि दोनों कंट्रीज के बजट को मिला लूं तो हमें जो रेमिटेंस आती है उससे ज्यादा आती है। तो आज पाकिस्तान फंस चुका है सारी तरफ से, और इनका जो इस्लामिक स्टार्ट था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि टर्की विड्रॉ कर गया। और सऊदी भी सोचता है कि कहां से बाहर निकलो, क्योंकि इस जो इस्लामिक नाटो है इसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा सऊदी को। पाकिस्तान को तो फायदा है, इसको चवनी अठन्नी मिल जाएगी। तो इस टाइम पे यूएई ने पाकिस्तान को इस तरीके से घेर लिया कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। एक, जैसे मैंने कहा, यहां से लोग निकाले जा रहे हैं। दूसरा, इनको यूएई लोन नहीं देगा। पाकिस्तान को 3-4 कंट्री लोन देती थी। एक तो उनको देता था चाइना, एक देता था सऊदी, एक देता था यूएई, चौथा उनको देता था आपका IMF, पांचवा वर्ल्ड बैंक। मैंने कह दी मैं तो आपको लोन दूंगा नहीं, आपने पिछले लोन का जो एजेंडा था वो तो पूरा नहीं किया। टर्की से मांगा था लोन, टर्की ने कहा भाई मेरे पास तो खुद पैसे नहीं, मैं तो खुद भूखमरी में आ चुका हूं, मैं कहां से लोन दे दूं। हाँ, ये जरूर था, टर्की चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाए ताकि पाकिस्तान उसको आर्म्स खरीदे। लेकिन वो भी डील इस टाइम पे ठंडे में पड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी के इशू के ऊपर कोई पाकिस्तान के अंदर आ नहीं चाहता। फिर पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे डिफेंस अपने स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से अपने आर्म्स खरीद रहा है, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट ले रहा है, जिस तरीके से फाइटर जेट ले रहा है, जिस तरीके से हम अवाक्स ले रहे हैं, जिस तरीके से हम PA टाइप प्लेन ले रहे हैं और बाकी चीजें ले रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी लगा हुआ। और अरे इस साल के अंदर हमारे जो 2025 में हमारे 19 वारशिप हमारी नेवी को ज्वाइन किए, तो पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया कि मैं 50 वारशिप बनाऊंगा। कोई बना तो लोगे, पैसे कहां से दोगे, किसको दोगे? और क्योंकि खतरा पड़ा हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उनकी जो एयरबेस डिस्ट्रॉय की थी वो आज तक रिपेयर नहीं कर पाया पाकिस्तान। हाँ, कुछ आपकी। हाँ सर, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप, पाकिस्तान की हालत खराब है ये हम सुनते आ रहे हैं, और मुझे बताइए कौन सी मुस्लिम कंट्री है विच इज डूइंग वेल? किसकी इकोनॉमी बढ़ रही है? और ये लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं, इस्लामिक नेटो बना लेते हैं, मुस्लिम बरदरान कह जाते हैं, और हर मुस्लिम कंट्री एक दूसरे से झगड़ा कर रही है। ये कैसी इनकी मतलब? और मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन सी कंट्री है जिसकी GDP बढ़ रही है और जो प्रोग्रेस बहुत फुल स्पीड से कर रहा है? बताइए। उधर एक बात क्या है कि जितनी भी आपकी गल्फ की कंट्रीज है वहां पे ऑयल और गैस बहुत ज्यादा है। ईरान के अंदर भी है, सऊदी में है, यूएई के अंदर है, बहरीन के अंदर है, कतर के अंदर है, ओमान के अंदर है। तो इनकी इकोनॉमी आपस में झगड़ा इसलिए कर रहे हैं कि इनकी आदत इस टाइप की है। अच्छा, एक्चुअली इनको देखो, इन कंट्रीज को इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सऊदी अपने आप को सोच रहा है कि हमारा ऑयल तो कब तक चलेगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक। तो सऊदी अपने आप को ओपन करने की बात कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि मैं ऑयल से बाहर निकलूं, जैसे वेनेजुएला ऑयल में फंसा रहा, तो ऑयल बंद हो गया तो उनकी कंट्री कोलैप्स हो रही है। इसी तरीके से इस टाइम पे ईरान का जो हालत है, क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे सिर्फ ऑयल के ऊपर सारा पैसा आता है। तो यूएई और सऊदी इंडिया से इसलिए दोस्ती कर रहे थे कि इंडिया वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। जैसे सऊदी का जो दुबई एयरपोर्ट है, जो दुबई पोर्ट है, वो तो वहां पे ड्यूटी फ्री है, वहां से उसको इनकम भी आती है, उससे काफी बेसिकली उसको काफी सोर्स ऑफ इनकम आता है। लेकिन ये सारी कंट्री चाहती हैं इनकी कंट्री के अंदर ऑयल को डाइवर्सिफाई किया जाए, ऑयल से छोड़ करके दूसरी तरफ भी कदम रखा जाए। फिर एक विजन रखा था विजन 2030 सऊदी के क्राउन प्रिंस ने, लेकिन बीच में कुछ पंगा हो गया,
एक तो हमास और इसराइल की लड़ाई हो गई जिससे सारा इनका सिस्टम फेल हो गया, दूसरी तरफ यमन ने इन पे अटैक करना शुरू कर दिया सऊदीज के ऊपर, और वहां पे भी लड़ाई चल रही है इनकी। तो ये कंट्रियां अपने आप को कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो ऑयल है, ना इनके पास गैस है, और गधे जो रिसोर्सेज उनको निकाल, हाँ गधे बेचते हैं, कुत्ते बेचते हैं, इसलिए कहा जी कुत्ते बेचो, कुत्ते जल्दी पैदा हो जाते हैं। लेकिन मेन बात है कि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा गोल्ड है, भाई है तो निकालो, लेकिन निकाल नहीं पाते। होगा तो हमारे यहाँ पे, वैसे हमारे अंडमान निकोबार के अंदर, आइलैंड के अंदर, कहा उस एरिया के अंदर तो बहुत ज्यादा ऑयल है। इंडिया ने $3 बिलियन खर्चे हैं वहां पे रिसर्च करने के लिए। रिसर्च हो रही है, रिसर्च होगी तो पता चलेगा कितना ऑयल है। अगर ऑयल निकलेगा तो उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सी कंपनियों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगता है, पैसा लगता है। पाकिस्तान के पास ना पैसा है। अब इन्होंने ट्रम्प को तो बुला लिया, आप आइए आपको मिनरल्स दिखाएंगे, एक ब्रीफ केस में मिनरल्स दिखा दिए। भाई ब्रीफ केस में मिनरल्स नहीं होते, मिनरल्स होते हैं आपकी जमीन के अंदर। आप पोर्ट भी दे दिया कि आप पोर्ट ले लो, यहां से आप काम करो, लेकिन ना तो अमेरिका है, फिर चाइना नाराज हो गया। तो पाकिस्तान एक बैलेंस रख नहीं पाता। आप पहले चाइना को घुसा रहे हैं, फिर आप अमेरिका को घुसा रहे हैं। हम अगर रशिया से डील कर रहे हैं तो हम अमेरिका के साथ भी डील कर रहे हैं। सर, जो मैंने पहले बात बताई थी कि दूरदर्शिता, आगे की सोचो, वो पाकिस्तान में नहीं है। ये खाली कि उसी टाइम इनका कुछ फायदा हो जाए, सरवाइव कर जाए। और ये जैसे वो तो बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि झूठ ही इनको दबा, इनका सबसे बड़ा जहर है पाकिस्तानियों का। और ये लोग शॉर्ट टर्म मतलब सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, नॉट कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म क्या फायदा होगा, हमें क्या आगे करना चाहिए। अगर वो सोचा होता तो आज एजुकेशन पे वो काम करते, वो सोचा होता उन्होंने डैम बनाए होते, वो सोचा होता तो इन्होंने फैक्ट्रियां बनाई होती हैं। आज पाकिस्तान बड़ा खुश था कि भैया चाइना का माल मिल रहा है, अमेरिकन माल मिल रहा है, और थोड़ी एड यहाँ से आ गई, थोड़ी एड वहां से आ गई। तो यार, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं देखा कि भाई हाउ डू वी बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, हाउ डू वी नॉट डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। लेकिन इनका ये शॉर्ट टर्म गेम, बस थोड़ा अपनी जेब गर्म होनी। हाँ उदय, एक और देखो ना कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आर्मी रूल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल का टेंडर पूरा नहीं कर पाया। और जब पाकिस्तान शुरू से इंडिपेंडेंट हुआ या इंडिया से अलग हुआ, तो लियाकत अली इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका मर्डर कर दिया गया। पाकिस्तान में मर्डर की एक वो पॉलिसी है। इस्लाम के अंदर यही सिखाया जाता है कि एक दूसरे को मार दो। जो पुराने राजा होते थे, जो इस्लामिक थे, मुसलमान थे, वो तो बेटा बाप को मार देता था, रूल तभी करता था। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग तो होंगे, समझदार होंगे, लेकिन उनको सामने आने नहीं दिया जाता। आर्मी उनको, अगर पाकिस्तान के अंदर आज शहबाज शरीफ को छोड़ के नवाज शरीफ होते तो पाकिस्तान कुछ कर पाता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर बैठा है, जो ऊपर डंडा लेके बैठा है। इमरान खान को जेल में डाल दिया। मैं नहीं कहता इमरान खान विजनरी आदमी था, जेल में डाल दिया क्योंकि उसने आर्मी को क्रिटिसाइज कर दिया। फिर इनके जो जनरल बाजवा हैं, उनके ऊपर हमला करा दिया गया। आप देखो, एक सिक्योरिटी के एरिया के अंदर, हाई सिक्योरिटी एरिया में, वहां के जनरल पे हमला हो जाता है, तो कौन कराया? आसिम मुनीर ने, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था आसिम मुनीर को। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक तरीके से गुंडा राज चल रहा है, इससे पाकिस्तान, देखिए मुझे एक और बात बताऊं मैं, आप देखो एक और बात बताऊं मैं आपको, जो आपके आर्मी के लोग होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग इस टाइप की होती है कि वो अलग एंगल से सोचते हैं। वो डिफेंस का सोच सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी का नहीं सोच सकते। तो पाकिस्तान के जैसे हमारे कोई जनरल तो नहीं बैठते ना, जनरल तो अपना आर्मी में काम करते हैं, या एयरफोर्स के लोगों को काम करते हैं, उसी के विजन के अंदर रहते हैं। आप किसी आर्मी वाले को नेवी का चीफ बना दो तो क्या होगा? इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो हाल हुआ है वो है उनकी आर्मी का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर, और जनता की तो कोई सही नहीं है। फिर वहां पे मदरसों में पढ़ाई कराई जाती है। मदरसों में क्या सिखाया जाता है कि बंदूक उठाओ, ये काफिर है, फलाना है, जो कुछ मर्जी करो। फिर वहां पे जो मदरसों के अंदर जो इमाम बैठे हैं, वो क्या करते हैं? वो गुंडागर्दी करते हैं, लूट मार करते हैं, रेप करते हैं, लड़कों का भी रेप करते हैं, लड़कियों को भी करते हैं। तो पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का ये हाल है। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली बात क्या है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान इस टाइम पे फंस गया है, क्योंकि उसने अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं किया। और यूएई ने पाकिस्तान से कह दिया कि आप जो $3 बिलियन देने हैं उस पर दीजिएगा 6। मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, कंक्लूजन में कुछ कहना पड़ता है जरूर। तो पाकिस्तान ये कह रहा है, तो यूएई ने कहा पाकिस्तान को कि आप हमारे 6.5 बिलियन, जो $3 बिलियन है, उस पर 6.5% इंटरेस्ट पे पैसा दे दो और रिलेशन को खत्म करो। प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर। थैंक यू भाई, कल मिलेंगे फिर।